नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली और उनके आम आदमी पार्टी पर किए गए प्रहार ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली को सौगात देने के लिए आए थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को घर की चाबी सौंप दी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 600 करोड़ की सौगात दे दी, जिसमें वीर सावरकर कॉलेज बनाने की आधारशिला भी रखी गई। इसके साथ सरोजनी नगर में 2500 सरकारी फ्लैट बनाने का ऐलान किया, जबकि नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सौगात दी, तो द्वारका में सीबीएसई दफ्तर बनाने का जिक्र किया। ये सारी की सारी सौगात देने के साथ दिल्ली में गिरते तापमान के बीच प्रधानमंत्री के आरोपों ने सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। दिल्ली की आप सरकार पर प्रहार किया। पीएम ने आम आदमी पार्टी को आपदा तक कह दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यमुना सफाई, विकास के मुद्दे पर घेरा और बिना नाम लिए शीश महल का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दिल्ली वाले आम आदमी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तब दिल्ली का विकास होगा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। पीएम मोदी के आपदा वाले प्रहार का जवाब उसी अंदाज में दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं और ना ही कोई एजेंडा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने की बात पर आरोप लगाया कि बीजेपी घर बनाने के नाम पर झुग्गी झोपड़ी को तोड़ देती है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वालों से नफरत करती है ये पार्टी। आज करेंगे दिल्ली की बढ़ती इसी सियासी सरगर्मी पर चर्चा। आपदा कहां है, बीजेपी या फिर दिल्ली सरकार के बीच? लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर, वो सुनवा देते हैं और फिर सवालों का जिक्र करें। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की ज़रूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब तो आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा के केंद्र में रहेगा कि मोदी संघ की तैयारी, अब की बार बीजेपी आ रही है। जहां पर झुग्गी वहां पर मकान, किसके पूरे होंगे अरमान? शीश महल, भ्रष्टाचार, किसके लिए खतरे का द्वार? बीजेपी के मोदी दांव से कितना बदलेगा चुनाव? झुग्गी वाले लाभार्थी मोदी को जिताएंगे दिल्ली। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांश राय हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। थोड़ा सा इंतजार रोहन गुप्ता जी के जुड़ने का करूंगी और उससे पहले राकेश शुक्ला जी, एक बार जल्दी से आपके पास आते हुए ये समझना चाहती हूं कि आपदा का जो आज प्रधानमंत्री ने एक यूनिक टेक लेते हुए दिल्ली के चुनाव में असली सरगर्मी को बढ़ा दिया, मतलब इस बात का एहसास करा दिया कि दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं और उसके लिए पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने भी उसी अंदाज में दिया। क्या हेड ऑन लेने की तैयारी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में, और क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी वर्सेस केजरीवाल का नैरेटिव स्टैब्लिश हो रहा है? नहीं, देखिए, मोदी वर्सेस केजरीवाल का नैरेटिव तो 2014 में स्टेब्लिश नहीं हुआ, जब केजरीवाल जी पीक पे थे। उस समय वो बनारस चुनाव लड़ने भी गए थे, लेकिन वो स्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो इस समय पर मोदी जी और केजरीवाल जी की तुलना करना मुझे लगता है बहुत बेईमानी होगी। आपदा शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया उसका कारण ये है कि 2015 और 2020 ये दोनों चुनाव के समय उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे कहीं खरे नहीं उतरे।
उन्होंने 15 से 20 के बीच में एक बड़ा दिल्ली के अंदर लाभार्थी वर्ग तैयार किया, और इस 25 के चुनाव में मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा कि उस लाभार्थी वर्ग को ही अब वो लालची वर्ग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 योजनाएं, संजीवनी और महिला सम्मान योजना लॉन्च किया दिल्ली में। तो वो एक तरह से लालच था अपने मतदाताओं को। दिल्ली के अंदर जो अलग तरह की राजनीति का एक पैटर्न लेके 2013 के चुनाव में वो उतरे थे, वही केजरीवाल जी एक अलग तरह की ये राजनीति किए कि वोट खरीदो और वोट डलवाओ। मुझे लगता है ये एक बिल्कुल नए तरीके की राजनीति का जो उन्होंने वायदा किया था, वो ये राजनीतिक परिदृश्य होगा, इसकी कल्पना दिल्ली के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। पूर्णिमा जी, आपको भी याद होगा कि 2013 में जब इनको कम सीटें आई थी तो 15 में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। मैं उस समय पर रिपोर्टर के तौर पे कवर करने जाता था, और मतदाता ही वहां पे पोलिंग बूथ एजेंट बना हुआ था। वहां पे आम आदमी पार्टी के पास पोलिंग बूथ नहीं था, और मुझे लगता है 15 के चुनाव में उनको ये समझ आ गया कि हमको कैडर तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया, और वो लाभार्थी वर्ग जो है 2020 में उनको जिताया। लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम दिल्ली के लोगों को तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि आप आयुष्मान योजना लागू कर देते तो कम से कम संजीवनी योजना की जरूरत महसूस नहीं होती। तो इसमें उन्होंने जो आपदा शब्द की बात की वो यही है। केजरीवाल जी का भी मैं वाइड सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी उपलब्धियां कि 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। मुझे लगता है इनकी उपलब्धियां 3 मिनट भी नहीं चल पाएंगी। ठीक है, चिराग सेठी जी, अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली एक बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ है, और ये समझा जा सकता है क्योंकि दिल्ली चुनाव और साथ ही क्योंकि पंजाब में उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, वहां पर आपकी सरकार बनी, बाकी राज्यों में आपने कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा कुछ पार्टी का हो नहीं पाया, इसलिए समझा जा सकता है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी राकेश शुक्ला जी ने किया और आज प्रधानमंत्री ने आपको आपदा कहकर रेफर किया और उसकी वजह उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिंदू से लेके जो लाभार्थी वर्ग है, फ्रीबीज से लेके इन तमाम एजेंडेस को लाते हुए और केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में ना लागू करने के साथ दिल्ली की जनता का नुकसान करना यहां की सरकार का एक बहुत बड़ा लूप होल रहा है? पूर्णिमा जी नमस्कार, आपको भी और सारे पैनलिस्ट को भी और आपके श्रोताओं को भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आकर जो बातें करी, बहुत ही बुरा लगा मुझे कि 43 मिनट के भाषण में 39 मिनट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बुराई करने पे लगा दी। ये नहीं बताया कि आपकी आधी सरकार है, हमने क्या काम किया था। अभी हमारे पैनल में बैठे एक पत्रकार ने बोला पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं, तो मैं इनको बता देता हूं कि एक सांसद है, पूर्व सांसद है, जो अपने घर से बैठकर 1100 रुपए बांट रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उस विधानसभा में अगर 50,000 फीमेल्स हैं तो लगभग 5 करोड़ रुपए हर महीने बांटने की बात कर रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं वो कोई नहीं पूछ रहा, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उस पर कोई काम की बात नहीं की जाएगी, वहां पे सब चलेगा। पुलिस बल की आपको मैं पूर्णिमा जी बीच में बोलना चाहता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इतर राजनीति करने की बात की थी, इसलिए अपने आप को भाजपा और कांग्रेस के साथ यही चिराग सेठी जी, इसी वजह से दिक्कत है। आम आदमी, आप सोचिए, जो आम आदमी का कनेक्ट था वो आम आदमी का कनेक्ट कहां रह गया सर? पूर्णिमा जी, आज भी आम आदमी पार्टी का कनेक्ट वही है, सबसे बढ़ती हुई पार्टी। 10 साल में जो नेशनल पार्टी बनी, 2 राज्यों में सरकार बनाई, तो फिर तो ये आपकी पार्टी की महत्वाकांक्षा हुई ना सर जो पूरी हो रही है। ये आम आदमी की महत्वाकांक्षा कहां पूरी हुई? ये तो आपकी पार्टी की महत्वाकांक्षा है ना। हर घर को, पूर्णिमा जी, हर घर को बिजली मिली, 24 घंटा मिली। भाजपा के पास 20 राज्यों में सरकार है ना, एक में तो करके दिखाते। गुजरात में 30 साल से बैठे हैं, 30 साल में क्या हुआ वहां पे? क्या 24 घंटे बिजली दे पाए? फ्री तो देना छोड़ दीजिए। मुझे लगता है रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है ये जो सर जितनी फ्रीबीज का जिक्र होता है ना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सर जितना कुछ कहा है, इट्स हाई टाइम कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसके दूरगामी नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। वेनेजुएला से लेके आप तमाम तरीके की कंट्रीज के सर एग्जाम्पल उठा लीजिए, इन फ्रीबीज ने कंट्रीज को खत्म कर दिया है, लेकिन पार्टीज इस पर बैठेंगी नहीं क्योंकि वो फ्रीबीज वोट में कन्वर्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन गुप्ता जी, आपको लाते हुए, प्रधानमंत्री को आज दिल्ली को आपदा का क्षेत्र क्यों घोषित करना पड़ा? क्यों आम आदमी पार्टी को आपदा से जोड़ना पड़ा, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आपके पास ना कोई सीएम का चेहरा है,
ना आपके पास कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव है, और झुग्गी झोपड़ी वालों का आप घर तोड़ देते हैं क्योंकि उनसे आप नफरत करते हैं। देखिए, एजेंडा बहुत क्लियर है। जिस प्रकार से 10 साल में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की एक भी योजना का लाभ दिल्ली की जनता को नहीं लेने दिया, इससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आयुष्मान आवाज योजना देंगे की रोहन बात जी। करें, किसान निधि की हम बात करें, सारी योजनाओं जो केंद्र सरकार की योजना है, आम आदमी पार्टी ने अपने अहंकार के चलते किसी का भी लाभ दिल्ली की जनता को नहीं लेने दिया और जुमले पे जुमले दे रहे हैं। अभी मौलवी की बात करें तो 13 महीने से उनको सैलरी दी। हर एक जुमले पे दिल्ली जनता को आज पूरा दिल्ली की जनता परेशान है। शीश महल बना के बैठे हुए जनता के लिए कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए चले कहां पे गए? जो दिल्ली बजट सरप्लस होता था आज पहली बार डेफिसिट में चला गया। ये पैसा जा कहां रहा है? ये आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है। बोली सूरत दिल के कोटे, ये दिल्ली की जनता बोल रही नाम बड़े और दर्पण खोटे, क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है। आप कौन से मुंह से बात करें? आपको तो माफी मांगनी चाहिए, वोट नहीं मांगना चाहिए। सिर्फ गोली सूरत बनाने का दिल्ली की जनता आप पे भरोसा कर लेगी? सिर्फ गोली सूरत बनाने दिल्ली की जनता को जो प्रदूषण में आपने धकेल दिया वो आपको माफ कर देगी? सिर्फ गोली सूरत बनाने से जिस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या है, हर तरीके से यमुना की समस्या है, लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला है, लोगों को कोई विकास के काम नहीं हुए, एक नया ब्रिज नहीं बना है, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं आया है, रोजगार के कोई साधन नहीं बने, क्या दिल्ली की जनता आपकी गोली सूरत देके इस बार माफ करेगी? नहीं करेगी। इस बार आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और जिस प्रकार की नेगेटिव राजनीति आपने करी है कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार चला दो, आपकी हर विफलता के लिए केंद्र सरकार को बता दो। जल बोर्ड जो आपका पानी नहीं दे पा रहा है तो अब ठीकरा केंद्र, अरे आप कर क्या रहे थे? आपको कंप्लेन करने के लिए 10 साल से सत्ता में भेजा हुआ है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि दिल्ली जो देश की शान है, देश की जान है, वो आपत्ति का नहीं, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि आपदा तो बीजेपी में है। लेकिन वही रोहन गुप्ता जी, फिर अगर आप इनके फ्रीबीज पर सवाल उठाते तो ये भी तो कह देते करते आप भी वही हैं, बस उसका पैकिंग चेंज कर देते हैं, सुंदर लगता है, चमकदार लगता है, पूर्णिमा और आप करें तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पे फ्रीबीज की, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना, मैं उसको बिल्कुल फ्रीबी नहीं मानता हूँ, पर उसके साथ में आपको किस प्रकार से आप स्टेट के फाइनेंसिस मैनेज करते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। हवाई वादे तो नहीं कर सकते ना। आज हरियाणा में जाके एमएसपी का वादा भाजपा ने किया तो उसको पूरा किया, उसके किस प्रकार से आर्थिक संसाधन इकट्ठा करने वो जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का है वो इम्प्लीमेंटेशन किया। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप हवाई जुमले नहीं दे सकते कि 10-10 जी मैं तो यमुना साफ कर दूंगा। यमुना आज बुरी तरह से पूरे प्रदूषण में, उनके एयर स्मॉग के जो पूरे टावर है आज भी दिल्ली में गवाही खा रहे हैं उनकी विफलता की, उनके झूठ की। दिल्ली की जनता देख के आए वहां पे। ठीक ये है, नहीं हो सकता। चिराग जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सुब्रांश जी आपके पास आती हूँ, फिर रमनीश जी आपके पास। देखिए, आज रोहन जी ने किस तरह की बातें करी, मैंने बता देता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है। दिल्ली में पिछले 10 साल में 38 फ्लाईओवर बने। जिन फ्लाईओवर पे कहेंगे मैं इनको लेके जाऊंगा और वहां इनके साथ सेल्फी भी खिंचवा लूंगा, पहली चीज। उसके बाद इन्होंने बात करी कि क्या हमने सीसीटीवी कितने लगा, 4 लाख सीसीटीवी लगे पूरे दिल्ली में, एक एक कोना कवर है, जो न्यूयॉर्क और जापान जैसी कंट्री से भी ज्यादा है। रोहन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला पहली बार, आप सुनिए मेरी बात। 3 नई यूनिवर्सिटीज बनी है, 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बने हैं, 6 नई यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हैं। आज मोदी जी ने 2 पत्थर रख दिए, बोल दिया शिलान्यास हो गया, तो क्या ये नई यूनिवर्सिटी बन गई? नहीं, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। जैसे वो 15 लाख का जुमला आया था ना कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आज वैसे ही जुमले मोदी जी करके चले गए। हम पूछते हैं आज लॉ एंड ऑर्डर पे आज मोदी जी ने बात क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बोला? आज जो 3 लाख लोगों को, 3 लाख झुग्गी बस्ती के लोगों को जिनके घर तोड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया था ठंड में, उनकी बात मोदी जी ने क्यों नहीं करी? आज लगभग 15 लाख लोगों को दिल्ली में मकान देने की बात की थी। कितने मकान दिए? 4000 टोटल मकान दिए। जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं 200 साल में जाके भी आप दिल्ली में टोटल अभी तक सर कितने मकान देश भर में दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को? कितनी चाबियां सौंपी गई हैं सर, अगर बता पाए तो? चिराग सेठी जी, सॉरी, कितने मकान अभी तक हम तो प्रधानमंत्री दिल्ली का बता रहे हैं आवास आपको, योजना के 4700 मकान दिए। तहत ओवरऑल मकान कितने इन्होंने प्रॉमिस किए थे ओवरऑल, और कितने दे पाए अभी तक सर? अरे मैडम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कि कितने पूरे हिंदुस्तान में मिले। हम तो आपको दिल्ली का नंबर दे रहे हैं। इन्होंने बोला था 15 लाख मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। क्या आज 1 लाख मकान भी दिए? रोहन जोशी जी यहाँ बैठे हैं, बता दे कितने मकान दिए इन्होंने। हम तो बता रहे हैं 4700 मकान दिए। उसमें भी जो कालका जी वाले बाहर अंदर जाना मुश्किल है, वो बेचारे परेशान है कि किस तरह के मकान दे दिए, ना इस पे कुछ सीवरेज दिया, ना हम रहने लायक यहाँ पे बचे। उसके बाद आप छोड़िए, आज जो क्राइम की सिचुएशन है, आज अगर आपसे रंगदारी मांगी जाती है ना, आपके बिजनेस हाउसेज है जिन्होंने अलग एक फंड बना लिया है कि हमें आज जाकर एक्सटॉर्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता दिल्ली में किस तरह का क्राइम है। बॉम्बे में कभी सुनते थे आप कि आपको गोली मार देंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया? आज आपके शोरूम पे गोलियां चल रही हैं पूर्णिमा जी, आज लोगों के घरों पे गोलियां चल रही हैं। 5-5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। जब चिराग सेठी जी, जब वैसे दिल्ली और दिल्ली के फाइनेंसर्स की बात आती है तो आप लोग एक लाइन बोलते हैं, लैंडलॉक स्टेट है,
रेवेन्यू सोर्सेस क्या है हमारे पास। लेकिन आपको फिर बता उसके देता बाद हूं, जब हमने जब ऐलान शुरू किया की तो बात आती है तो फिर 28,000 उसके करोड़ बाद सब रुपए पैसा का होता है सर। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं शीश महल बनवा लिया, उसके लिए पैसा मैं आ गया आपको आप बता रहा लोगों हूँ के ना, पास। 28,000 करोड़ रुपए का बजट था जो शुरू किया था। आज 78,800 करोड़ रुपए का बजट है। सरप्लस की सरकार है, तब चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का खर्चा है, 7 लाख करोड़। ये कहते हैं ना, ठीक। देश के लिए क्या किया, रमनीश 50 जी जोड़ना लाख चाहते करोड़ हैं तो से जल्दी कर्जा से जोड़िए, लेके फिर चले गए सुब्रांश जी 2,20,000 फौरन उसके बाद करोड़। आपके पास आ रही हूँ। पूर्णिमा बस रमनीश जी पहले कुछ पूर्णिमा जी 1 मिनट बस मुझे दीजिए। सबसे पहली बात है, चिराग तले अंधेरा वाली बात मुझे यहाँ पे दिल्ली में खास करके दिख रही है। झूठे कस्में वादे निभाएंगे हम, झूठ वाल हम कहें या केजरीवाल कहें, कुछ पता ही नहीं चलता। हम कहें तो क्या कहें। दिल्ली की सियासत के लिए जो तमाम वायदे इन्होंने किए थे, या पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की महिलाओं के लिए, सबसे पहले वायदे पंजाब से के महिलाओं से आपने किया। 1,000 आपने देने की बात करी, 1,000 आपने दे दिया। 3,000 बेरोजगार जो भत्ता आपने देने की बात करी थी वहाँ के युवाओं के लिए, क्या आपने दे दिया? उसके बाद जो 500 नए स्कूल बनाने की बात करी थी आपने दिल्ली के लिए, आपने दे दिया क्या? फिर आपने 20 विश्वविद्यालय जो बनाने की बात करी थी दिल्ली में, क्या आपने दे दिया? 24 जो आपने अस्पताल बनाने की बात करी थी दिल्ली के लिए, क्या आपने दे दिया? उसके बाद फिर बात करें यमुना की सफाई के लिए, बार बार आपने कहा था पीने योग्य पानी बना देंगे, क्या आपने पीने योग्य पानी बना दिया? क्या यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र होगा यमुना नदी के किनारे, क्या वो हो गया? सबसे बड़ी बात है कि ये आप देखिए इनकी सत्ता कहां से कहां चली जाती है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम कभी भी शामिल नहीं होंगे, आप कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। अन्ना के गोद से सीधा आप उतर के लालू जी के गोद में, एक भ्रष्टाचारी जो है उनके गोद में आप बैठ जाते हैं। आपकी कहे कथनी और करनी में इतना ज्यादा फर्क है कि मुझे लगता है दिल्ली की जनता को आप सीधे तौर पे आपने शर्मसार कर दिया। और आपने, पूर्णिमा जी, कितना अच्छा सवाल आपने पूछा कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने देश को कितने घर दिए। इनके पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने तो कुछ दिल्ली को दिया नहीं। दिल्ली को दिया, यदि आपने स्वराज से लेकर के शराब तक ले आए दिल्ली को, आपने दिया तो सिर्फ और एक बोतल पे एक फ्री आपने शराब की बोतलें थमा दी। लेकिन आपने दिल्ली की जनता के लिए, आपको और आपके लिए मैं बता दूं, 4 करोड़ घर अभी तक में प्रधानमंत्री ने दे दिया है। झुग्गी से सीधा, झोपड़ी से सीधा महल तक की, और महल आपने बनाए लेकिन दिल्ली की जनता के लिए नहीं, शीश महल बनाए आपने। तो टॉयलेट 1-1 करोड़ का टॉयलेट आप बनवा लेते हैं, 5-5 लाख रुपए का आप टिश्यू पेपर यूज कर लेते हैं। लेकिन आम जनता को आपने सड़क पे ले आए। और यूरोप की बात करते हैं और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। आप देखिए सड़कों का क्या हाल है जगह जगह। लेकिन ऐसे में पोस्टर भी चिराग शेट्टी जी दिखने लगे दिल्ली में। जरा निकल के देखिएगा सुब्रांश जी, पोस्टर नजर आ रहे हैं। एक कट्टर बेईमान ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। कह रहे हैं शराब के ठेकों में घोटाला कर दिया, गरीबों के इलाज में घोटाला कर दिया, प्रदूषण से लड़ने में नाकाम रहे उसमें घोटाला किया, बच्चों के स्कूलों में घोटाला कर दिया, नौकरी की भर्तियों में घोटाला कर दिया। फिर दूसरी तरफ केंद्र की योजना वो लागू नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी आपदा वाला नैरेटिव ले आते हैं तो कहते हैं आपदा तो बीजेपी में है, दिल्ली में नहीं है। लेकिन सर, जब ऐलानों की, योजनाओं की बात आती है तो मुझे फिर तो कांग्रेस की फहरिस्त में भी वही नजर आता है ना। महिलाओं को 3,000 रुपए महीना, फ्री स्वास्थ्य बीमा। चलिए, मेडिकल से रिलेटेड है इसलिए मैं फिर भी कहती हूं कि बहुत अच्छी योजना है, अच्छी बात है सर, देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल रस्साकशी में जनता का नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता आपको? पूर्णिमा, पहले तो मैं चिराग जी की बात को आगे बढ़ा देता हूं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि पिछले 10 सालों में इन्होंने 38 फ्लाईओवर बनाए नए। ये उसमें एक लाइन कहना भूल गए कि उसमें से 31 फ्लाईओवर वो थे जो शीला दीक्षित बनाकर गई थी, जिसका इन्होंने रिबन काटा। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपके ऑफिस से फिरौती की घटनाएं आएंगी। दिल्ली में किसी का दफ्तर है तो फिरौती हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इनके विधायक बाल्यान जी जेल में बैठे हैं, जिनका धंधा यही था दिल्ली के लोगों से फिरौती वसूल करना। हो सकता है उसका एक बड़ा हिस्सा ये ऊपर अरविंद केजरीवाल को भी भेजते हो, मुझे नहीं मालूम, वो जांच का विषय है, लेकिन फिरौती तो इनकी पार्टी से ही होती थी। तीसरा, रोहन गुप्ता जी ने बड़ा सुंदर कहा कि यमुना गंदी रह गई, तो मुझे अचानक याद आया कि आरएसएस के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा बीजेपी, छोटा आम आदमी पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने भी 22,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया था गंगा साफ करने के लिए। 22,000 करोड़ तो साफ हो गया, गंगा नहीं साफ हुई। और आरएसएस के छोटे बेटे अरविंद केजरीवाल ने यमुना नहीं साफ किया। तो दोनों लोगों में काफी समानता है। एक और आपने जिक्र किया शीश महल का। मैं मानता हूं कि दिल्ली के एक वैगनार से चलने वाले मुख्यमंत्री के लिए शीश महल उचित नहीं है, क्योंकि जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था कोविड के दौर में, जब दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब आप बैठ के शीश महल बनवा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी के बड़े भाई, आरएसएस के बड़े पुत्र नरेंद्र मोदी जी
8,000 करोड़ के जहाज में चलते हैं। नरेंद्र मोदी अपने लिए सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में इसका जवाब रोहन जी अपने लिए देंगे। शीश महल बनवाया, ये सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। वो बेचारे वैगनार से उठ के रोहन जी, अब इतना बस बताते हुए क्योंकि अब ये बातें ले ही आए हैं सुभ्रांश जी, तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी बता दीजिएगा जो लास्ट संपत्ति डिक्लेयर की गई थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उनकी कितनी संपत्ति है, अपनी निजी उनकी संपत्ति कितनी है। चाहे तो अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र कर दीजिएगा, राहुल गांधी का भी जिक्र और प्रियंका गांधी का भी जिक्र कर दीजिएगा। पूर्णिमा जी, सर जवाब ले, जवाब ले। जो कांग्रेस पार्टी, पूर्णिमा ऐसा है कि जो शीश महल बना है वो भी अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है। और ये जो जहाज में प्रधानमंत्री, ठीक है सर, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन मुझे वो अन्ना आंदोलन अभी भी याद है। मुझे अरविंद केजरीवाल की कही गई वो तमाम बातें याद है कि किस तरीके से वो कोई सुख सुविधा नहीं लेना चाहते, कैसे वो आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं, और इसीलिए जनता को उम्मीदें ज्यादा है सर, इसीलिए जनता को उम्मीदें ज्यादा। पूर्णिमा में बात सबको याद है, क्योंकि अन्ना आंदोलन, रोहन मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा प्लीज। अन्ना आंदोलन एक फ्रॉड का नाम था और उसके पीछे एक फ्रॉड विचारधारा थी, ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो जो क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली का नारा था शीला दीक्षित का, वो जो 360 पन्नों के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लेकर ये घुमा करते थे, जिस पे अरविंद केजरीवाल बाद में समोसा खा गए और नतीजा ये हुआ कि वो शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे और भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए। मेरा सवाल यह अलग है, दिल्ली की जनता को आरएसएस के दोनों बच्चों ने, चाहे बड़ा बेटा बीजेपी हो या छोटा बेटा आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने ठगा है। और इस बात की तस्दीक तो रोहन गुप्ता भी कई बार कर चुके हैं, कोई इसमें नया नहीं है। मेरा सिर्फ एक बात कह रहा है, वो ये है कि चाहे व्यक्तिगत रूप से उस सुविधा का उपयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हो या व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी कर रहे हो, अचानक से इतना, मुझे लगता है रोहन जी, मुझे लगता है कि इतना नाम आरएसएस का कभी कांग्रेस ने नहीं लिया होगा जितना पिछले दिनों में लिया। बड़ी विडम्बना की बात है कि जो लोग अपने हाथ में हाथ मिला के घूम रहे थे, आज वो उसका दूसरा आरएसएस का बेटा हो गया। इतना दोगलापन लाते कहां से कांग्रेस पार्टी, और इसलिए देश की जनता या दिल्ली की जनता तो इनका खाता ही नहीं खोलेगी, अंडे पे ही रखेगी। अब सुभ्रांश जी बात पूरी होने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला मैं। हाँ, बोलिए। जिस जनता के सामने जाके आप उनके उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हो, आज उसके गाली देते आपको शर्म नहीं आती? आपकी विचारधारा क्या है? कल आप साथ में घूमते हो लोकतंत्र बचाने के लिए, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हो। दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करेगी? कोई भी बात पे कैसे भरोसा करेगी? आज आरएसएस का छोटा पुत्र हो गया तो आपने क्यों घुमा उस टाइम पे उनके साथ में? जनता से माफी मांगिए। अगर आपने गलती की, आपको लगता है कि गलती की थी, तो माफी मांगिए, या तो बताइए कि आप तब सही थे, आप सही है। ऐसे दोगलापंथी नहीं चलती है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जब उनको छुआ है, तब आम आदमी पार्टी के गोदी में बैठ गए। जब उनको लगा कि अपनी जमीन बचानी है, तब उनके खिलाफ आक्षेपबाजी कर रहे हैं। आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जो कहा, देखिए दुख की बात यह है कि जो भी आम आदमी के नाम पे उन्होंने वादे किए थे, आज सारे खास हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया, आम आदमी के नाम के साथ छेड़ किया, शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। अरे आप कौन से मुंह से वोट मांग रहे हैं? आप दोनों को तो मिलकर माफी मांगनी चाहिए। कहाँ से आपका इंडी गठबंधन ताड़ हो गया? इंडी गठबंधन कच्चे हो गए, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं ठीक है, वो उनका अरेंजमेंट, देश की शान है, देश की जान है, और दिल्ली को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो उनका अरेंजमेंट, रोहन जी वो उनका पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकता है ना। अब जाहिर है कि वो बीजेपी नहीं तय करेगी, उनका पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट में खुलकर उसके बारे में बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए पूर्णिमा जी, क्या पॉलिटिकल अरेंजमेंट में आपसे जो भ्रष्टाचार किए थे वो खत्म हो जाएगा? तो अगर आप ऐसे दिल्ली की सर बात करेंगे तो शराब घोटाले को एक्सपोज करने वाली इनके कांग्रेस ही थी। सबसे पहली शिकायत तो उसी ने की थी ना सर। फिर उसके बाद शराब घोटाले को कैरी फॉरवर्ड आप लोगों ने भी किया। जल्दी से, ठीक है सेठी साहब, हम अगर आज बात कर रहे हैं एजुकेशन, बात कर रहे हैं स्कूल पे, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला। जिक्र किया। चिराग एक सेकंड प्लीज, चिराग प्लीज, बोलिए सुभ्रांश जी, बोलिए। रोहन ने जिक्र किया कि हम इतना दोगलापन लाते कहाँ है। हाँ पूर्णिमा, रोहन ने जिक्र किया इतना दोगलापन लाते हैं। हम इतना दोगलापन रोहन गुप्ता जैसे लोगों को देख कर लाते हैं। जब तक कांग्रेस की गोद में बैठे थे, अवसरवादिता का चलता फिरता उदाहरण। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा का विजन क्या है। ना कैंडिडेट है, ना सीएम फेस है, ना दिल्ली के लिए कोई घोषणाएं हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में
आज दिल्ली में अगर किसी का स्कूल दिखाना होता है तो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को, मेलानिया ट्रंप को दिल्ली का स्कूल दिखाया जाता है। तब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, एक स्कूल नहीं था जहां पे जाके फोटो खिंचा सके। मोदी जी को खुद एक टेंट लगाना पड़ा था फोटो खिंचवाने के लिए। ये हालात थे। नीति आयोग बोलता है दिल्ली के स्कूल टॉप पर आते हैं, टॉप पर दिल्ली के स्कूल आ रहे हैं। आज 1500 बच्चे हैं वो नीट के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली के मोहल्ला लोगों के लिए क्लिनिक का कौन क्या काम हुआ कर। सर? मोहल्ला क्लिनिक 534 मोहल्ला क्लिनिक है हमारे पास दिल्ली में। अस्पताल है, 450 से ज्यादा टेस्ट फ्री हो रहे हैं वहां पर। आप चलिए 9 से लेकर 3 बजे तक वहां खुलता है। जहां आपको आप जाके 7 बजे फोटो खींचेंगे तो वैसा नहीं होगा। 9 से 3 उनका समय है। 100 से ज्यादा रोज पेशेंट वहां पर देखे जाते हैं। रोहन जी ने आइडियोलॉजी का जिक्र किया कि हम इतनी हिपोक्रेसी लाते कहाँ हैं, तो मैंने इनको इसमें उदाहरण दिया था। रोहन बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा ना सर। 30 सेकंड में बोल रहे हैं रोहन जी। 30 सेकंड से रोहन जी 30 सेकंड में बात रखिए ना। सुनिए फिर जवाब दीजिएगा भाई। आप थोड़ा दो कान आपके पास है, सुनिए। रोहन जी 30 सेकंड सुन लीजिए। बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। बोलिए सुब्रांश। दिल्ली की जनता को सुनिए दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल आरएसएस के दोनों बच्चों ने ठगा, और ये दिल्ली की जनता अब जान चुकी है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी ने वादा तो 2022 तक पूरे देश में किसी भी को कच्चे मकान में नहीं रहने देने का किया था, हर गरीब को पक्का मकान देने का किया था। तो ये नरेंद्र मोदी का एक जुमला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज दिल्ली इन दोनों लोगों से त्रस्त है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। दिल्ली में नन्ही बच्चियों के बलात्कार फिर दिल्ली में चुनाव भी है। इसके लिए इसीलिए जनता बाकी सबसे जिम्मेदार है। रोहन जी मंत्रालय का मतलब 30 सेकंड अमित शाह और दिल्ली पुलिस उतनी ही जिम्मेदार है। रोहन जी देखिए पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी का 10 साल का शासन देखा और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा दिया, अंडा दिया, कभी भी 2 चुनाव एक पार्टी को 0 देते, एक चीज बताता है कि विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। दिल्ली क्या चाहती है? डबल सरकार। और प्रधानमंत्री ने जो आवाज उन्होंने अपना संकल्प किया कि मैं हर गरीब को मकान देना चाहती हूँ। और दिल्ली की जनता जो केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आदमी पार्टी के कारण पूरी तरह से उसको लाभ नहीं मिला। पहला काम ये होगा कि दिल्ली के हर बासिंदे को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। कृषि निधि की हम बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, सारे लाभ उनको मिलने चाहिए। डबल राजनीति फिर ऐसा तो फिर रोहन जी फिर ये लोग कहते हैं सर, फिर रोहन जी ये लोग कहते हैं कि जब दिल्ली में पानी नहीं आता तो कहते हैं कि आपकी हरियाणा सरकार कोऑपरेट नहीं करती, इसीलिए आपको पता है कहां पर आप लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, फिर वहां पर आपका कोऑपरेशन जीरो हो जाता है। सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब पराली का इशू था, ठीक है, यही आम आदमी पार्टी के हर रोज वीडियो बना बना के पंजाब सरकार को पूछते रहते थे। किस दिन से पंजाब में सरकार ये तो एग्जाम्पल है ना। ये तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि आपकी सारी विफलता के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार। आज उनका जल बोर्ड है, उनके अंडर में आता है। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन रोहन जी, एक काउंटर क्वेश्चन बहुत छोटा सा है सर। जो वादे पूरे नहीं कर बीजेपी का दिल्ली में चेहरा कौन है सर? बीजेपी का दिल्ली में कोई चेहरा है क्या? चेहरा दिल्ली का हर एक आदमी है जो ये चाहता है कि इस बार बदलाव हो। चेहरा दिल्ली की जनता है जिसको भाग गए वो कह रहे वीरेंद्र सचदेवा भाग गए। कह रहे वीरेंद्र सचदेवा भाग गए। रोहन जी पॉल्यूशन बढ़ रहा आज आप औपचारिक घोषणा एक एक करके मुझे थोड़ा सा समय जरा, ठीक है, आप थोड़ा सा रुकते हुए राकेश शुक्ला जी और रमनीश जी के पास मुझे जाने दीजिए। सुब्राज जी फिर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे और सेठी साहब से भी लूंगी। राकेश शुक्ला जी, इस बार दिल्ली के अगर मैं टॉप 3 मुद्दों की बात करूं उसमें आपको, क्योंकि अभी आप कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आरएसएस के 2 पुत्र कौन कौन, एक अरविंद केजरीवाल, एक बीजेपी, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी। वैसे दूसरी जगह पर कहीं पर बी टीम आम आदमी पार्टी हो जाती है, कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी हो जाते हैं, कहीं पर कुछ, वो खैर राज्यों के हिसाब से एक नैरेटिव होता है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावों में मुद्दे किस तरफ आपको जाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं? किसका होल्ड आपको ज्यादा नजर आता है और कौन सी पार्टी का लीवरेज आपको ज्यादा दिखता है? राकेश शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले तो सुब्रास जी ने जो कहा कि छोटे पुत्र हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केजरीवाल जी, तो इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे पुत्र को कंधे में बिठा के कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पे बिठाई थी और इसी छोटे पुत्र का हाथ पकड़कर लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन किया था। इसलिए या तो वो माने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे पुत्र हैं या माने कि गठबंधन के पुत्र हैं। तो ये तो पहले कांग्रेस को क्लियर करना पड़ेगा, 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी। दूसरी बात, इस बार का जो चुनाव है उसमें यदि जिस तरीके से संदीप दीक्षित ताल ठोक के मैदान पे उतरे हैं, उससे
आम आदमी पार्टी के माथे पर बल पड़ा हुआ है पूर्णिमा जी। वो आप देखिए पिछले 30 दिन में जो एक या दो मुद्दे लेके अरविंद केजरीवाल जी मैदान पे डटे रहते थे, वो 2013 की तरह हर दिन एक नया मुद्दा लेके बाजार पे आ रहे हैं कि शायद कोई मुद्दा हमारे लिए चुनावी तौर पे काम कर जाए। उनकी चुनावी नैया डगमगाई हुई है, इसलिए एक तरफ वो इस्लामिक चप्पू चलाते हैं, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व का चप्पू चलाते हैं। अरे आप पुजारियों को वेतन देने की बात कर रहे हो, आप कम से कम पूजा स्थल जो यमुना जी है उसकी सफाई का काम कर देते तो आपका 3 मुद्दा पूरा हो जाता। जगमगाती दिल्ली वाला मुद्दा, पोल्यूशन वाला मुद्दा और शुद्ध पेयजल वाला मुद्दा। एक मैं आंकड़ा देना चाहूंगा पूर्णिमा जी कि दिल्ली में 360 करोड़ लीटर सीवरेज उत्पन्न होता है और अभी सिर्फ 100 करोड़ लीटर का ही ट्रीटमेंट होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा जो एसटीपी है वो ओखला में बनना था, 665 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। 15% का शेयर यदि राज्य सरकार दे देती तो वो एसटीपी 2023 में पूरी हो जाती, लेकिन अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। 20 एसटीपी जो कभी बहुत पुरानी है उनका रख रखाव नहीं हो रहा। तो आज भी 260 करोड़ लीटर जो सीवेज का पानी वो यमुना जी में जा रहा है। तो क्योंकि यमुना जी जीवनदायिनी तो नाम है उनका, लेकिन वो वोट नहीं दे सकती, इसलिए यमुना जी की तरफ केजरीवाल जी नजरअंदाज करके चल रहे, उधर नजर नहीं घुमाते। रमनीश्वर जी। पूर्णिमा जी मैं कहना चाहूँगा कि आती हूँ सुब्रांशु। देखिए चुनाव में फ्री वीज के वायदे किए जाते हैं, खूब तरीके से किए जाते हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि वेनेजुएला जो पेट्रो उत्पादक में अग्रणी देश हुआ करता था, फ्री वीज के चक्कर में हमने देखा कि वो देश जो है कंगाल हो गया। श्रीलंका ने भी अनुकरण किया था, फ्री वीज के चक्कर में हमने देखा कि वो कंगाल हो गया। यदि दिल्ली की सरकार खास करके केजरीवाल जी लगातार यदि फ्री वीज के चक्कर में यदि आम जनता को झोंकने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है देखिए कि अभी 10,000 करोड़ का इन्होंने सरकार की जो एक कंपनी है उससे उन्होंने भारी इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन ले रखा है। ये भले ही कितना भी दावा करते रहे कि आप सरप्लस में कहीं भी दिल्ली सरकार नहीं है। यदि होती तो मुझे नहीं लगता ये सारे के सारे इनको घोटाले करने की जरूरत पड़ती। फिर बात आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए जिम्मेदार हर सियासतदान है, हर एक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे यदि कठोर कदम उठा रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी और खास करके आम आदमी पार्टी को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि इन लोगों को वायरस की तरफ बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए, इनको खत्म यहाँ से खदेड़ देना चाहिए। फिर बात आती है कि आज वीर सावरकर जी का सम्मान हुआ, और जैसे सम्मान की बात आती है फिर से देखिए कि आप विपक्ष जो है कान खड़े हो गए और आलोचना का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वीर सावरकर को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम वीर सावरकर की बात करते हैं तो सीधा तौर पे देखें तो राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। फिर बात करते हैं एक और, मैं बस कोट करना चाहूंगा पूर्णिमा जी, सब कुछ सर जल्दी से, बस 1 मिनट मेरे पास बचा है, प्लीज मुझे एक 30 सेकंड्स जल्दी से लेना चाहिए। सुब्रांशु जी आपके साथ शुरू करती हूँ सर, 30 सेकंड्स रहेंगे सर, उससे प्लीज एक्सीड मत करिएगा। सुब्रांशु जी अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए केजरीवाल जी का एक ब्लफ, इन्होंने मंदिर के पुजारी लोगों को तो 18,000 अनाउंस किया, लेकिन जैन धर्म में जो पांडे और बौद्ध धर्म में जो पुजारी हो तो उनको अनाउंस नहीं किया। और उससे बड़ा एक छलावा बीजेपी ने भी कर रखा है। डीडीए बीजेपी के अंदर आती है, आपको पता है पूर्णिमा, मंदिरों से ग्राउंड रेंट वसूलती है भारतीय जनता पार्टी। ये कैसा हिंदू धर्म और कैसा सनातन का प्रेम कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हम आपको सुविधा देंगे, दूसरी तरफ आप उसी मंदिर से ग्राउंड रेंट वसूल रहे हो। मतलब इतनी टैक्स की मारा मारी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का कौन सा विचार सनातन को लेकर है। रोहन जी सर देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज हो चुके हैं। 6 महीने पहले दोनों ने मिलकर दिल्ली को बेवकूफ बनाया, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, ना इस बार ना बड़े मियां ना छोटे मियां, इस बार सिर्फ बीजेपी के साथ जाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे कि जिससे जो केंद्रीय सरकार के जो लाभ है वो दिल्ली की जनता को मिले। जुमलेबाजी नहीं चाहिए, इस बार सिर्फ काम किए, शीशमेल नहीं चाहिए आम आदमी के लिए। ठीक है चिराग सेठी जी क्लोजिंग कमेंट। नहीं है, ये हर देश में और हर डेवलप्ड नेशन में आपको एजुकेशन फ्री मिलती है, हेल्थ फ्री मिलता है, आपको कई जगह ट्रैवल भी फ्री मिलता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो मिलनी चाहिए। हर घर से एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे उसके लिए क्लासरूम बनाना हो, चाहे उसके लिए कॉलेजेस बनाना हो, चाहे उसके लिए यूनिवर्सिटीज बनाना हो, उस सब पे पैसा लग रहा है। उसके बाद भी बजट सरप्लस में रहता है। 28,000 करोड़ से आज 80,000 करोड़ के पास हमारा बजट आ गया है। उसके बाद भी
हम सरप्लस पे रहते हैं और कहीं ना कहीं बाकी जो सरकारें आप देखते हैं कि कितने कितने लॉसेस में है, वो लॉसेस कभी रिकवर हो नहीं रहे। आज दिल्ली का विजन दिल्ली के लोगों के लिए है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बातचीत होगी, संजीवनी पर बातचीत होगी, महिला सम्मान पर बातचीत होगी। पहले भाजपा के पास ये संजीवनी मुद्दे पर नहीं सर है। अपने विभाग से बात कर लीजिए, इतना फिर काम चुनाव कर के लिया मुद्दे में तो फिर इतना उस पर जब बात काम करेंगे कर ही लिया तो करेंगे, चुनाव प्रचार में ताकि जाने कम की से जरूरत कम है क्या? विभाग ये ना नहीं, हम तो कहे काम आपका करते कि रहेंगे, हमारे इनका पास काम कोई है रोकना, ये notification रोकते नहीं है। रहेंगे। पूर्णिमा जी इतना ही जब काम कर लिया है तो आराम से जाकर अरविंद केजरीवाल जी को आराम करना चाहिए ना, जाए सीधा आराम करें, उनको चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही क्या है?